नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सीटेट 21 जनवरी 2024 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। इसमें आप जानेंगे कि गद्यांश और काव्यांश यानी कि गद्यांश और पद्यांश को आप लोग कैसे हल करें कि आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर जाए। तो आप लोग इस ट्रिक को यूज करना और आपका जो पैराग्राफ है वो कभी गलत नहीं होगा। हाँ मित्रों, अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको सीटेट पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये क्लास आपकी 4 है। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोगों ने अवश्य देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से आप लोग देख लेना। बार बार आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं, 1-2 नंबर से रह जाता है तो मित्रों बहुत दुख होता है, लेकिन अब की बार आपको ये गलती नहीं करनी है। इसलिए आप लोग सभी क्लासों को देख सकते हैं और आपका सीटेट बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। तो इसमें आप जानेंगे कि गद्यांश और काव्यांश को ऐसी कैसी ट्रिक है जिससे आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है आपका हिंदी का, ठीक है। और ऐसे ही आपको मिलेगा प्रश्न पत्र में, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा 21 जनवरी को, वहाँ पर एक आपका गद्यांश आता है पेपर में, ठीक है, और एक आता है आपका पद्यांश। सेम ऐसे ही आएगा और इसमें हमारा समय अधिक चला जाता है और बच्चा इसमें अपना क्या है, दिमाग यूज करता है। जब तुम दिमाग का प्रयोग करते हैं तो वहीं आप लोग गलती कर देते हैं, इसलिए आपके गद्यांश और पद्यांश में से नंबर कट जाते हैं। जबकि ये नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं, क्योंकि प्रश्न दिए होते हैं और आपको पैराग्राफ के अंदर से प्रश्नों के आंसर देखने होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये गद्यांश या पद्यांश पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आप प्रश्नों को देखेंगे किस तरीके के प्रश्न इसमें आए हैं। जैसे ये है, शिक्षा का अर्थ है, ठीक है, लेखक के अनुसार। नेक्स्ट है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है। हर बालक को पढ़ पढ़कर पहचाने कि वह क्या है। वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है। वाक्य है, शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना क्या है। यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य क्या है। तो ये प्रश्न आपके दिए गए हैं गद्यांश से, यानी कि 91 से और आपके 99 तक क्वेश्चन दिए गए हैं और इसी के अंदर से आपको आंसर लगाने हैं। तो मित्रों देखिए, हिंदी में आपको व्याकरण अधिक नहीं पढ़नी है, क्योंकि आप लोगों को जो व्याकरण पोर्शन मिलेगा वो गद्यांश के अंदर से ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको वैश्विक ग्रामर आनी चाहिए। तो अभी आपने प्रश्नों को पढ़ा, अब आप ये गद्यांश को देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। किसे कहूँ मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयालचंद श्री सोनी तो पूरी एक कथा काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है हूँ आड़े भाड़ियों शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उनका क्या मतलब है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। ये क्वेश्चन आया था तो यहाँ पर आप लोग ऐसे निशान लगा सकते हैं, ठीक है। ये हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है, ये आशय है लेखक का। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है। कैसा है पूरा समाज? अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजें। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम जान लें कि कौन कौन सा बालक कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर में एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन सी शक्तियाँ सोई हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बालक शाला में आया है, मतलब पाठशाला में पढ़ने के लिए आया है, उसको हम पहले पढ़ें। हर बालक को पढ़ पढ़कर पहचाने कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन सी सुसुप्त शक्तियों को लिए हुए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। यह आपने पढ़ लिया। अब तुरंत आपके सामने प्रश्न है और आंसर भी आप फटाफट दे देंगे।
शिक्षा का अर्थ क्या है? बच्चों को जानकारी देना नहीं, बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, ये आया ही नहीं है। बच्चों को शक्तिशाली बनाना, ऐसा भी नहीं है। बच्चों में विद्वान शक्तियों को प्रस्फुटित करना, ये आया है शब्द बी। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपने ये पढ़ा था, ये रहा। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली है, प्रतिभा का विकास है। ठीक है, प्रतिभा का विकास है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल आंसर सही जाता है। अगर आप इसे पढ़कर और समझ के अच्छे से देंगे, तो अगर आपने दिमाग चला दिया तो आपके प्रश्नों के आंसर गलत हो जाएंगे और आपने जो है पैराग्राफ के अंदर से ही इसका आंसर दे दिया। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं। सभी बच्चों की शक्तियाँ सुषुप्त अवस्था में ही रहती हैं। तो आपने पढ़ा था पैराग्राफ, उसमें ये आया था कि बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है ना। बच्चों में क्या है, अलग अलग प्रतिभा होती है। तो आपको पैराग्राफ देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंसर आपने पैराग्राफ से ही दिया है। अगला है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? तो प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना। वर्गीकृत तो भैया हम कर ही नहीं सकते हैं। बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, ये नहीं, आपका सी ऑप्शन सही है ये, क्योंकि ये आया भी है। बच्चों की समस्त क्षमताओं को जानना, ये इसके अंदर आया था। ठीक है, प्रतिभा पैदा होती है, ये आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ से ये पूरा आया है। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर जो है वो आपका सी है। ठीक है, बच्चों की समस्त, क्योंकि इसमें मित्रों 2 आपको नेगेटिव अपने आप ही दिख जाएंगे, बाकी के 2 रहते हैं, उनमें कन्फ्यूजन होता है, तो वो आप लोग पैराग्राफ से बिल्कुल अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, ये नहीं है। सभी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, ऐसा नहीं है, ये निहित पूछ रहा है, विद्यमान है। शक्तियाँ सदैव सुषुप्त अवस्था में रहती हैं। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं, ये शब्द आया था, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं, इसलिए इसका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपने देखा भी था कि जो भी है पढ़े लिखे लोग कैसे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, ये आया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हर बालक को पढ़ पढ़कर पहचाने कि वह क्या है, वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है। इसमें आपको पैराग्राफ देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ग्रामर का है, तो इसमें हम जो है वो बिल्कुल सही है। कौन सा है? बी ऑप्शन इज द राइट। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? तो इसमें पूछा ये वाक्य कैसा है, यानी कि ये विधानवाचक है, या नकारात्मक है, या संदेहवाचक है, या प्रश्नवाचक है। तो इसमें प्रश्न लगा हुआ है, इसलिए ये कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य है। सी ऑप्शन इज द राइट। अगला है, शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो आपको प्रत्यय पता होना चाहिए। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो है शब्द के अगर पीछे लग जाए तो वो वाक्य को परिवर्तन कर देती है। ठीक है, उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय जो है बाद में लगते हैं। अब इसमें पूछा है कि इक लगाने पर क्या बनेगा? तो इक लगाने पर बनेगा शारीरिक। क्या बनेगा? ये शारीरिक है, अगर आप फर्स्ट को अपनाते हैं तो ये शारीरिक लिखा हुआ है, ये लिखा है शारीरिक और ये है शारीरिक। तो इनमें से तीनों तो गलत हैं, हमें सही लगाना है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शारीरिक। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला है, लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना क्या है? दोनों समान हैं, दोनों में मूलभूत अंतर होता है। बिल्कुल सही है, लेखक के अनुसार जो शिक्षित होते हैं, शिक्षित होना और साक्षर होना, दोनों में मूलभूत अंतर, दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ऐसा नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, यहाँ पढ़ा लिखा होने से क्या तात्पर्य है? तो इसे आप बता सकते हैं, शिक्षित होना, अशिक्षित होना, निरक्षर होना, साक्षर होना शब्द आया था पैराग्राफ में, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर किसी भी मित्र को काव्यांश और गद्यांश में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत कमेंट करना। ठीक है मित्रों, अगर आप 2-3 अगर हल करते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी परीक्षा जो है ऑफलाइन है, आपके पास में टाइम भी है और आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं, तो आप लोगों को 30 नंबर आपकी हिंदी के बिल्कुल अच्छे मुफ्त में मिल जाएंगे, अगर आप लोग गद्यांश और पद्यांश को अच्छे से हल करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है गद्यांश पद्यांश में, तो आप लोग अवश्य कमेंट करना और ये भी बताना कि आप इस वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस ज़िले से वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट जानेंगे आप, इसमें दिए हैं 100 से 105
निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो ये क्या है, आपका काव्यांश है, ठीक है, यानी कि पद्यांश है, और ये आपको पढ़ना है। तो पढ़ना तो बिल्कुल नहीं है, पहले आपको प्रश्न देखनी है कि क्या है। गिरे विचार से तात्पर्य है, नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह, दुराव शब्द से तात्पर्य है जहाँ जहाँ शब्द है, पाप का विलोम शब्द है, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया, ये पूछ रहा है। तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए क्या दिया है। दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो ये आपकी कविता आई है। ये काव्यांश और गद्यांश में अंतर क्या होता है, आप लोग काव्यांश को गा सकते हैं, लयबद्ध होता है, गद्यांश आपका कहानी और निबंध के रूप में होता है। इसमें दिया है गिरे विचार से तात्पर्य है, यानी कि गिरे विचार का आपको अर्थ बताना है। तो सभी प्रकार के विचार, मिथ्या विचार, सत्य और हित से परे विचार और उलझे विचार। तो इसमें जो है गिरे विचार से जो अलग है, सभी प्रकार के विचार नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, जो सत्य और हित से परे हों, ठीक है, सत्य और हित से परे हों, वही आपका सही आंसर है, सी ऑप्शन। अगला है, नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह क्या करना चाहता था, अग्निबाण सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप की आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो नौजवान ने जो अग्निबाण चलाए थे, वो चलाए थे स्वराज स्थापित करना चाहता था। क्या करना चाहता था, स्वराज स्थापित करना चाहता था। इसे पैराग्राफ में देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुराव शब्द का अर्थ पूछा है। तो दुराव का मतलब होता है बैर, ठीक है, डी ऑप्शन। जहाँ जहाँ शब्द है, ये भी आपका व्याकरण का पोर्शन है। तो जहाँ जहाँ शब्द आपका है, पुनरुक्त शब्द युग्म, क्या है, पुनरुक्त शब्द युग्म, आपका बी ऑप्शन इज द राइट। पाप का विलोम शब्द क्या होगा, तो पाप का भैया पुण्य होगा। ये भी आपको पैराग्राफ में नहीं देखना है, क्योंकि ये आपका ग्रामर है। नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया, तो नौजवान शहीद ने नष्ट जो किया था, वो अहंकार को नष्ट किया था। देखो, जहाँ दंभ का जहाँ जहाँ दुराव पड़ा था, सत्य ने जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला अग्निबाण मारता, पाप की आहा उजाड़ता, वज्र बना गिरा गिरे विचार पर। तो यहाँ पर जो आंसर है ये है आपका अहंकार और असत्य को। अहंकार को जहाँ देखो, आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं कि अहंकार इसमें अकेला दिया है, असत्य इसमें दिया, अहंकार और सत्य हो नहीं सकता है। तो अहंकार और असत्य दोनों हैं यहाँ पर, इसलिए इसका राइट आंसर डी है। अगला है उच्च। ये आपके कैसे हैं, ये क्वेश्चन आपने इसमें पूछे थे, यानी कि 100 से 105 क्वेश्चन इसमें आए हैं। ये क्वेश्चन जो आएंगे आपके, बाकी के प्रश्न आएंगे, यानी 15 प्रश्न आपके काव्यांश और गद्यांश के आएंगे, 15 प्रश्न आपके आएंगे किसके, पेडागॉजी के आएंगे। तो पेडागॉजी के लिए आपकी जो टैग वर्ड की ये क्लास है वीडियो, आप लोग उसे ज़रूर वॉच करना, उससे आप आसानी से अपने टैग वर्ड की सहायता से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसमें प्रश्न दिया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, यानी कि उच्च प्राथमिक की बात चल रही है, प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, ये नहीं है, उसे अपने शब्दों से दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें। जहाँ भी भैया अनुभव वाली बात हो, बिल्कुल आंसर सही जाएगा। और आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है टैग वर्ड की सहायता से आप 75% क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। उन्हें अपने अनुभव, देखो अनुभव भी आया है, संसार से जोड़ सकें, तो आप लोग आसानी से इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट। प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं, जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। ये बिल्कुल सही है, जो बच्चे होते हैं वो उनकी अपनी भाषा होती है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो उसे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसका आंसर कौन सा है, ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ। तो भाषा में कक्षा की कहानियाँ क्या, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए हैं। इतने अच्छे तरीके से आप लोग आंसर दे सकते हैं, बस क्या है, आपको अपनी समझ बढ़ानी है। ऐसे प्रश्नों के लिए जो पेडागॉजी होती है
उसके लिए आपकी समझ मस्ट काम करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। अगर आपने वीडियो को वॉच किया है, 2005 की संपूर्ण वीडियो बना दी है, आप लोग उसे अवश्य देखना, क्योंकि चाहे आप गणित की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप लोग अपने ईवीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीडीपी की कर रहे हैं, चाहे हिंदी संस्कृत किसी भी सब्जेक्ट की कर रहे हो, तो वहाँ से ऐसा हो नहीं सकता है कि एनसीईआरटी 2005 के क्वेश्चन ना आए। इसलिए संपूर्ण वीडियो बनाई है, आप लोगों से अवश्य वॉच करना। इसमें दिया है कि रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर जैसे केवल वाले शब्द आ गए, आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसा नहीं है, अपना भी देख सकते हैं। इसमें सही पूछा है भाषा केवल, तो ये तो बिल्कुल केवल वाला तो वैसे ही गलत हो गया। बच्चे विद्यालय में आकर ही भाषा सीखते, तो ऐसा है ही नहीं, बच्चा अपनी भाषा लेके आता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के केवल पढ़ने पर बल देना है, ऐसा नहीं है भैया। केवल देखो, आप लोग अगर टैग वर्ड की वीडियो देखते हैं तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को कभी आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ये आंसर आपका यही बचता है, इसलिए यही सही है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर आप लोग कमेंट में बताना। और जब तक आपकी 21 जनवरी को परीक्षा हो रही है सीटेट की, तब तक आप लोग इन सभी क्लासों को देखना, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना, अपनी तैयारी मस्त रखना, जिससे आपका सीटेट क्लियर हो जाए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।